गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ओवरहेड कॉस्ट में अलोकेशन, एप्रोप्रिएशनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में बात करेंगे, यानी उपरिव्ययों का बंटन, अनुभाजन एवं अवशोषण क्या होता है। तो उपरिव्ययों का जब वर्गीकरण कर लिया जाता है, उनका कलेक्शन जब हो जाता है, तो उसके बाद उपरिव्ययों का विभिन्न विभागों में वितरण एवं अनुभाजन करना पड़ता है, जिससे कि प्रत्येक विभाग की सही लागत ज्ञात हो सके और उपरिव्ययों की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के उद्देश्य से उपरिव्ययों का अवशोषण किया जाता है। तो इन तीनों शब्दों से क्या आशय है ये हम समझें पहले, यानी उपरिव्ययों का अवशोषण, उपरिव्ययों का अनुभाजन और उपरिव्ययों का बंटन, ये क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, यानी उपरिव्ययों का बंटन अथवा वितरण। तो लागत की संपूर्ण मदों का लागत केंद्रों या लागत इकाइयों में आवंटन ही उपरिव्ययों का वितरण कहलाता है। यानी उपरिव्ययों के आवंटन से मतलब है कि उपरिव्ययों को किसी विशेष विभाग या केंद्र से वसूल करना। यदि कोई उपरिव्यय किसी इकाई से संबंधित हो तो उसकी संपूर्ण लागत को उस उत्पादित इकाई से वसूल किया जाता है, और अगर वो किसी लागत केंद्र से संबंधित है तो फिर उसकी लागत को, उपरिव्यय की लागत को उस लागत केंद्र पर चार्ज कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। अब अगर कोई उपरिव्यय या ओवरहेड्स ऐसे हैं जिनको कि किसी लागत केंद्र या लागत इकाई पर अलोकेट नहीं किया जा सकता है, तो फिर उनका एप्रोप्रिएशनमेंट या अनुभाजन किया जाता है। तो सेकेंड पॉइंट आ जाता है उपरिव्ययों का अनुभाजन, यानी ऐसे खर्चे या ऐसे उपरिव्यय जिन्हें कि उत्पादन या सेवा विभागों में स्पष्ट रूप से हम अलोकेट नहीं कर सकते हैं, तो ज्वाइंटली होते हैं या संयुक्त रूप से होते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी उचित आधार पर उन ओवरहेड्स की या उपरिव्ययों की प्रत्येक मद के लिए अलग अलग विभागों या लागत केंद्रों में उनको अनुभाजित कर दिया जाता है। तो लागत की मद के आनुपातिक भाग का लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों पर आवंटन ही उपरिव्ययों का अनुभाजन कहलाता है। तो ये अनुभाजन या एप्रोप्रिएशनमेंट दो प्रकार का होता है, दो भागों में करते हैं इसको। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी एप्रोप्रिएशनमेंट, यानी प्राथमिक अनुभाजन। तो प्राथमिक अनुभाजन के अंतर्गत कुल उपरिव्ययों को किसी निश्चित आधार पर उत्पादन एवं सेवा केंद्रों पर अनुभाजित किया जाता है, क्योंकि जहां उत्पादन का काम लार्ज स्केल पर होता है तो वहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट भी होते हैं, यानी कुछ सेवा केंद्र भी होते हैं जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले उत्पादन विभागों और सेवा विभागों दोनों में उपरिव्ययों का अनुभाजन किया जाता है। अब जैसे कि किराए का, कुछ बिल्डिंग का किराया है, तो बिल्डिंग के किराए को हर विभाग के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर बांट दिया जाता है, अनुभाजित कर दिया जाता है। अगर मशीनों का डेप्रिसिएशन है तो मशीनों का डेप्रिसिएशन, जितनी मशीनें लगी हुई हैं जिस विभाग में, उनकी कॉस्ट के आधार पर, उनकी मशीनों की लागत के आधार पर डेप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा या अनुभाजित कर दिया जाएगा। तो पहले तो प्राइमरी एप्रोप्रिएशनमेंट होता है और उसके बाद होता है सेकेंडरी एप्रोप्रिएशनमेंट, यानी द्वितीयक अनुभाजन। सेवा केंद्र, जैसे मैंने बताया था कि कुछ सेवा विभाग भी होते हैं, तो सेवा विभागों में उत्पादन का काम नहीं होता है, इसलिए इन सेवा विभागों के उपरिव्ययों का अवशोषण पुनः उत्पादन विभागों पर कर दिया जाता है, यानी उनको अलोकेट कर दिया जाता है उत्पादन विभागों पर। तो ये अनुभाजन द्वितीयक अनुभाजन है, जिसमें कि सेवा केंद्रों पर जब उत्पादन नहीं है तो उनकी लागत को उत्पादन विभागों की प्रति इकाई लागत पर अवशोषित कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है सेकेंडरी एप्रोप्रिएशनमेंट। अब थर्ड पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन, उपरिव्ययों का अवशोषण, यानी प्रति इकाई उपरिव्यय ज्ञात करने के उद्देश्य से उपरिव्ययों का अवशोषण किया जाता है। इसलिए लागत के आनुपातिक भाग का लागत इकाइयों पर आवंटन करना ही उसका अवशोषण कहलाता है। अवशोषण की दर कुल उपरिव्यय में माने गए आधार का भाग देकर ज्ञात की जाती है। इसके लिए जैसे डायरेक्ट मटेरियल के आधार पर करना है तो
प्रति इकाई सामग्री लागत या श्रम लागत के आधार पर करना है तो प्रति इकाई श्रम लागत या मूल लागत या श्रम घंटे, मशीन घंटे या प्रति इकाई को आधार मानकर बनाकर इनका एब्जॉर्शन कर दिया जाता है। अब बात आती है कि बंटन, अनुभाजन और अवशोषण में क्या अंतर है। अलोकेशन, एप्रोविशनमेंट एंड एब्जॉर्शन। तो अलोकेशन में तो संपूर्ण परिव्यय किसी लागत केंद्र या लागत इकाई पर आवंटित कर दिए जाते हैं। जिस लागत केंद्र या लागत इकाई से संबंधित होते हैं उनको उन्हीं लागत केंद्रों या इकाइयों पर आवंटित कर दिया जाता है। अनुभाजन की दशा में उपरिव्ययों का एक भाग लागत केंद्र अथवा इकाई पर आवंटित किया जाता है और अवशोषण की दशा में उपरिव्ययों का एक भाग केवल लागत इकाई पर आवंटित किया जाता है, यानी पर यूनिट के आधार पर एब्जॉर्ब किया जाता है। और अलोकेशन पहले होता है। अनुभाजन हम तब करते हैं जबकि उपरिव्ययों का वितरण संभव न हो, यानी वो उपरिव्यय किसी एक विभाग या लागत केंद्र या इकाई से संबंधित ना हो तो फिर उनको अनुभाजन किया जाता है। और अवशोषण जो है वो वितरण एवं अनुभाजन के बाद किया जाता है। वितरण के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो एक लागत केंद्र या लागत इकाई से संबंधित होते हैं, तो इसलिए उसका किसी आधार पर अनुभाजन नहीं होता है, कोई आधार की आवश्यकता नहीं होती। और अनुभाजन समुचित आधार पर किया जाता है क्योंकि ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कि ज्वाइंटली सभी विभागों के लिए किए गए हैं, जैसे संपत्ति के मूल्य के आधार पर या घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर इनको अनुभाजित किया जाता है। और अवशोषण जो है वो सामग्री लागत, श्रम लागत, मशीन घंटा या इकाइयों के आधार पर इसको अवशोषण किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि उपरिव्ययों का जो प्राथमिक अनुभाजन है वो कैसे होगा। तो कुल उपरिव्ययों को विभिन्न उत्पादन एवं सेवा विभागों पर उपरिव्यय की प्रकृति के अनुसार किसी उचित आधार पर बांट दिया जाता है। तो उपरिव्ययों का अनुभाजन उपरिव्ययों की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं जिनको कि हमें काम में लेना है। इसमें पहला आता है सेवा अथवा उपयोगिता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड और यूटिलिटी मेथड। इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा प्राप्त लाभ या सेवा के आधार पर उपरिव्ययों का अनुभाजन किया जाता है, यानी उस विभाग ने कितनी सेवाएं दी हैं और कितनी सेवाएं ली हैं इसके आधार पर किया जाता है। तो इसमें मुख्यतः जो आधार हैं वो हैं जैसे भवन के क्षेत्रफल के आधार पर, यानी ऐसे खर्चे जिनका कि संबंध किसी बिल्डिंग भवन के क्षेत्रफल से संबंधित होता है तो उसे घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर बांट दिया जाता है। जैसे भवन का किराया है, भवन का बीमा एवं मरम्मत के खर्चे हैं। और विभिन्न विभागों में अलग अलग मीटर नहीं लगा है तो लाइट और एयर कंडीशनिंग के खर्चे हैं, इनको घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर बांट दिया जाता है। नेक्स्ट आता है संपत्ति के मूल्य के आधार पर, यानी मशीनों के संबंध में जो खर्चे हैं या उपरिव्यय हैं उनका अनुभाजन मशीनों की जो वैल्यू ऑफ मशीन है या कॉस्ट ऑफ मशीन है उसके आधार पर कर दिया जाता है। जैसे मशीन का डेप्रिसिएशन है, मशीन का किराया है, मरम्मत है, ये सारे खर्चे। नेक्स्ट आता है कर्मचारियों की संख्या के आधार पर, यानी ऐसे खर्चे जिनका संबंध कर्मचारियों की संख्या से होता है तो उन्हें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के रेशियो में बांट दिया जाता है। जैसे लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं और कैंटीन के एक्सपेंसेस हैं, लाइब्रेरी है, मेडिकल चिकित्सालय है, क्लब है, इनके खर्चे कर्मचारियों की संख्या के आधार पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के आधार पर बांटेंगे। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष श्रम घंटों के आधार पर, यानी कर्मचारियों के निरीक्षण एवं देखरेख संबंधी उपरिव्ययों को डायरेक्ट लेबर आवर के आधार पर बांट दिया जाता है। नेक्स्ट है मशीन घंटों के आधार पर, यानी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि मशीन से संबंधित होते हैं तो मशीनों के मूल्य पर वो निर्भर नहीं होते हैं, यानी मशीन जब काम आती है तभी वो खर्चे होते हैं, तो मशीन आवर्स के आधार पर इसको बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट है किलोवाट घंटों के आधार पर। कभी कभी उपरिव्ययों का अनुभाजन किसी एक आधार पर नहीं करके दो आधारों के सम्मिलित परिणाम के आधार पर किया जाता है। तो यदि विभिन्न विभागों में अलग अलग किलोवाट क्षमता की मशीनें लगी हुई हैं तो मशीनों के कार्य घंटे अलग अलग हैं, तो मशीनों की जो विद्युत व्यय है यानी जो लाइट का खर्चा है उसे किलोवाट क्षमता या मशीनों के कार्य घंटों के आधार पर नहीं बांटकर किलोवाट आवर्स के आधार पर, यानी किलोवाट घंटे
किलोवाट घंटे निकालेंगे कि कितने किलोवाट की वो मशीन है और उस मशीन को कितने घंटे काम में लिया गया है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे किलोवाट आवर्स, किलोवाट घंटे, और फिर लाइट के खर्चे को हर विभाग के द्वारा कितना किलोवाट आवर्स हुआ है उसके आधार पर अनुभाजित किया जाएगा। नेक्स्ट है सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड, यानी जिन ओवरहेड्स को हम सही तरीके से इन आधारों पर जो अपने अभी तक पढ़े उनसे नहीं बांट सकते, तो फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन या अनुभाजन जो है वो सर्वेक्षण विधि द्वारा, सर्वे मेथड द्वारा किया जाता है। जैसे तो इसमें देखा जाता है कि कौन कौन सा विभाग उस पर्टिकुलर ओवरहेड से कितना लाभान्वित हुआ है उसके आधार पर बांट दिया जाएगा। जैसे फोरमैन का वेतन है जो 2 मशीनों का निरीक्षण करता है, तो यदि सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि फोरमैन ए विभाग की मशीनों का 1/3 समय और बी विभाग की मशीनों पर 2/3 समय व्यतीत करता है, तो सैलरी ऑफ फोरमैन को दोनों विभागों में 1:2 के रेशो में बांट दिया जाएगा। थर्ड आता है भुगतान की क्षमता के आधार पर, एबिलिटी टू पे मेथड। इसके अंतर्गत उपरिव्ययों का अनुभाजन विभिन्न विभागों की भुगतान करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। यह क्षमता विभाग की बिक्री, लाभ आदि के आधार पर आंकी जाती है। यह विधि वैसे सही नहीं है, इसलिए इसका बहुत कम काम में ली जाती है। अब शॉर्ट में अगर हम देखें तो ओवरहेड जैसे भवन का किराया है, तो प्रत्येक विभाग द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर रेंट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगा। भवन का बीमा व्यय है, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस के खर्चे हैं बिल्डिंग के, तो प्रत्येक विभाग द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर बांटेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है, इसे भी प्रत्येक विभाग द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर बांट दिया जाएगा। भवन की मरम्मत, यानी जो बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे हैं, इन सभी को प्रत्येक विभाग ने कितना एरिया एक्यूपाई कर रखा है, कितना एरिया घेर रखा है, फ्लोर एरिया के आधार पर बांट देंगे। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि जैसे लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग का है, तो प्रत्येक विभाग में प्रयुक्त लाइट पॉइंट के आधार पर, और अगर ये सूचना नहीं दी गई है तो घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर बांटेंगे, और अगर ये नहीं है तो कर्मचारियों की संख्या के आधार पर। मशीनों का डेप्रिसिएशन है, मशीन के कार्य घंटों के आधार पर या प्रत्येक विभाग में मशीनों में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी कॉस्ट ऑफ मशीन के आधार पर करेंगे। मशीन की मरम्मत को भी कॉस्ट ऑफ मशीन के आधार पर किया जाएगा। फिर है मशीनों का बीमा, इंश्योरेंस, तो मशीनों के मूल्य या विनियोजन के आधार पर, यानी मशीनों में कितना इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किया गया है उसके आधार पर करेंगे। मशीनों का ईंधन यानी फ्यूल, तो मशीनों अथवा फ्यूल का विभिन्न विभागों में कितना प्रयोग किया गया है उसके आधार पर करेंगे। मशीन पावर व्यय, पावर एक्सपेंसेस, तो मशीनों के किलोवाट आवर्स या किलोवाट कैपेसिटी उनकी कितनी है उसके आधार पर करेंगे। निरीक्षण व्यय, विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं उसके आधार पर। पुस्तकालय, कैंटीन, अस्पताल के खर्चे भी इसी आधार पर किया जाएंगे। अप्रत्यक्ष सामग्री, इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो विभिन्न विभागों में डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ हुआ है उसके आधार पर करेंगे। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो उसे विभिन्न विभागों में प्रत्यक्ष श्रम लागत क्या है उसके आधार पर किया जाएगा। और जनरल एक्सपेंसेस हैं तो उन्हें भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के आधार पर किया जाएगा। अब आता है कि प्रिपरेशन ऑफ ओवरहेड अलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशनमेंट स्टेटमेंट, यानी प्रत्येक विभाग में कुल उपरिव्यय ज्ञात करने के उद्देश्य से हम एक टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाकर हर विभाग का उसमें कॉलम बनाएंगे। और तो इसमें सबसे पहले एक पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा जिसमें कि उपरिव्ययों के अनुभाजन, उपरिव्ययों के बारे में, यानी कौन कौन से ओवरहेड्स हैं, फिर उसका बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएशनमेंट क्या है, किस आधार पर हम उसको बांटेंगे, फिर टोटल ओवरहेड्स कितने होंगे ये लिखेंगे, और उसके बाद अमाउंट वाले जितने डिपार्टमेंट्स हैं उतने कॉलम हम अलग अलग बनाएंगे हर डिपार्टमेंट का। बनाने के बाद ये स्टेटमेंट बनेगा। तो जैसे कि एग्जांपल में देखिए दे रखा है कि एक कंपनी के लागत लेखों से निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई। रेंट दे रखा है, मेंटेनेंस के खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन है, लाइटिंग है, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, इनडायरेक्ट वेजेस, इंश्योरेंस ऑफ मशीन एंड सुपरविजन, ये खर्चे हुए हैं और इनको किस आधार पर हमें बांटना है। इसमें देखिए फ्लोर स्पेस दे रखा है
4 डिपार्टमेंट है, चारों डिपार्टमेंट में फ्लोर स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रखा है उसका एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स उसमें कितने कितने काम कर रहे हैं ये दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस कितनी है ये दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी यानी हर विभाग में कितनी कितनी लागत की मशीनें लगी हुई हैं वो दिया गया है, ना स्टॉक ऑफ गुड्स दे रखा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है और आपसे कहा गया है कि विभिन्न विभागों में उपरिव्यों के आवंटन को प्रदर्शित करते हुए एक विवरण पत्र बनाइए। तो हम बनाएंगे समरी ऑफ डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें फर्स्ट कॉलम जो होगा वो आइटम्स का होगा, यानी जो जो आइटम दे रखे हैं खर्चों के वो आ जाएंगे। सेकेंड है बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशनमेंट, यानी इन आइटम्स को इन खर्चों के आधार पर हम डिवाइड करेंगे वो आएगा। एंड नेक्स्ट थर्ड कॉलम में आ जाएगा टोटल कितना है, रेंट टोटल खर्चा कितना है वो आएगा। एंड फिर 4 डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट A B C D करके अलग अलग डिपार्टमेंट का इसमें हम फिगर निकालेंगे। तो सबसे पहले रेंट दे रखा है 2000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ को फ्लोर एरिया यानी फ्लोर स्पेस के रेशो में हम डिवाइड करेंगे। तो फ्लोर स्पेस का रेशो हो जाएगा 15:11:9:5, यानी 15, 11, 9 और 5 के रेशो में हम इसको बांटेंगे 2000 रुपये को। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इसमें। और तो ए का आ गया 750, बी का 550, सी का 450 और डी का 250। फिर दूसरा खर्चा आता है मेंटेनेंस का, 1200 रुपये है मेंटेनेंस के। मेंटेनेंस मशीनों का मेंटेनेंस होता है, ज़्यादातर यही होता है। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी के रेशो में हम इसको डिवाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीनरी है 24,000, 18,000, 12,000 और 6,000। तो इसका रेशो हो जाएगा 4:3:2:1, 4, 3, 2, 1 के रेशो में हम 1200 रुपये को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट फिर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को भी कॉस्ट ऑफ मशीनरी यानी बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशनमेंट इसका होगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी। कॉस्ट ऑफ मशीनरी टोटल 900 है और इसको भी 4, 3, 2, 1 के रेशो में हम बांटेंगे। और नेक्स्ट आता है लाइटिंग। लाइटिंग के 200 रुपये हैं। लाइटिंग के अगर लाइटिंग पॉइंट्स दे रखे होते तो हम तो उस रेशो में बांटते, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो फ्लोर स्पेस का जो रेशो है 15, 11, 9 और 5, तो 15, 11, 9, 5 के रेशो में हम इसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, 1,000 रुपये है। तो इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक है तो स्टॉक ऑफ गुड्स दे रखा है, 3 डिपार्टमेंट में ही स्टॉक है। तो 15,000, 9,000 और 6,000 दे रखा है। तो इसका रेशो आ जाएगा 5:3:2। 5:3:2 के रेशो में इसको इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक को हम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस है 300 रुपीज़। इनडायरेक्ट वेजेस को हम डायरेक्ट वेजेस के रेशो में डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्ट वेजेस का रेशो है 4:3:2:1, 4:3:2, 8,000, 6,000, 4,000, 2,000। इसका रेशो हम निकालेंगे तो 4:3:2:1 का रेशो आएगा। इस रेशो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। और फिर उसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ मशीन। इंश्योरेंस ऑफ मशीन को कॉस्ट ऑफ मशीनरी के रेशो में डिवाइड करेंगे 1,800 रुपये को। एंड लास्ट है सुपरविज़न। सुपरविज़न का जो है वो नंबर ऑफ़ वर्कर्स के रेशो में डिवाइड होगा। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स का जो रेशो हम निकालेंगे वो आ जाएगा नंबर ऑफ़ वर्कर्स का जो रेशो है वो हम निकाल लेंगे 24, 16, 12 और 8। 24, 16, 12, 8 इसका रेशो निकाल कर हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ वर्कर्स के रेशो में। इस तरीके से करने के बाद टोटल ओवरहेड्स हैं 10,400। 10,400 को ABCD में डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसमें इनका एप्रोप्रिएशनमेंट ए में हुआ 4,205, बी का हो गया 2,965, सी का हो गया 2,135 और डी का हो गया 1,095 रुपये। इस तरीके से हमें ओवरहेड्स का एप्रोप्रिएशनमेंट करना है।